को रिग रोड अंडरपास में मज़ा बस ने 3 अफराद को कुचल दिया। शाहराह फैसल पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बस ड्राइवर का कहना है कि 60 से 70 की स्पीड में बस लेकर जा रहा था, ब्रेक न लगने के बायस हादसा पेश आया। नाजरीन, अफसोसनाक खबर शामिल करें कि रिग रोड अंडरपास में मज़दा बस ने 3 अफराद को कुचल दिया। शाहराह फैसल पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। बस ड्राइवर का कहना है कि 60 से 70 की स्पीड में बस लेकर जा रहा था, ब्रेक न लगने के बायस हादसा पेश आया है। आपको बता रहे हैं, रिग रोड अंडरपास में मज़ा बस ने 3 अफराद को कुचल दिया। शाहराह फैसल पुलिस ने बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बस ड्राइवर का कहना है कि 60 से 70 की स्पीड में बस लेकर जा रहा था, ब्रेक न लगने के बायस हादसा पेश आया। नाजरीन, अफसोसनाक ये हादसा है, ब्रेक न लगने की वजह से ये पेश आया है। नाजरीन, बताते चलें कि तेज रफ्तारी ने 3 और जिंदगियां निगल ली। रिग रोड अंडरपास के अंदर तेज रफ्तार मजदे ने 2 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। खातून समेत 3 अफराद दम तोड़ गए, 1 खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार, मजदा ट्रक तहवील में ले लिया गया। इस हवाले से बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रेंद ने, जो कि जिना अस्पताल के पास मौजूद हैं। जी बताइएगा इब्राहिम, क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं इस हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया रिग रोड पे पेश आया, जहां पर मिनी बस ने जो है टक्कर मारी है। 2 मोटरसाइकिल सवार थे, दोनों अलग अलग थे। एक मोटरसाइकिल पर एक जो है वो एहसास इदारे का एहलकार था, जो कि अपनी अहलिया और अपनी वालदा के साथ जा रहा था, और यह इस हादसे के जिद में आया, और इसके बाद जो है एहसास इदारे का एहलकार है वो जा भाग हो गया, और उसके साथ साथ उसकी वालदा भी जा भाग हो गई, जबकि उसकी जो अहलिया है वो शदीद जख्मी हुई है, जिनको जिना अस्पताल की एमरजेंसी में तिब्बी इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी है। जबकि इसके अलावा जो दूसरे शख्स थे उसका नाम बताया जा रहा है हारिस, जो कि एक फार्मा कंपनी में काम करते थे और शादीशुदा थे, बच्चे नहीं थे उनके, तो उनकी फैमिली भी यहाँ पर पहुंची हुई है, लेकिन उन्हें बात करने से इनकार कर दिया। तो इस हवाले से एहसास इदारे के एहलकार भी यहाँ पर पहुंचे हुए, उनकी फैमिली भी यहाँ पहुंची हुई, जबकि दूसरा जो शख्स है जो दूसरी बाइक पे था, अकेला सवार था, वो भी इस हादसे में जाम भाग हो गया। तो इस हवाले से उनकी फैमिली भी यहाँ पर पहुंची हुई है। इस हवाले से जिना अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर तमाम मौजूद हैं, अमला भी मौजूद है। जो जख्मी खातून है उसको तमाम तिब्बी सहूलियत फराहम करने का यहाँ पे सिलसिला भी जारी है। तो इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से जो है मेडिकल लीगल सेक्शन में भी जो अफसरान है वो मौजूद हैं, जो कि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद जो है वो लाशें लवाहिकीन के हवाले करेंगे। इस हवाले से मुतल्लिका इदारों से भी बातचीत की जा रही है, और मेडिकल लीगल जो सेक्शन है वहाँ पर भी कानूनी कार्रवाई का अमल जो है वो मुकम्मल किया जा रहा है। तो इस हवाले से जिना अस्पताल की इमरजेंसी में अभी तक जो 3 लाशें मौजूद हैं, जिसमें 2 मर्दों की हैं और 1 खातून की लाश है, और इस हादसे में 1 खातून जख्मी है, जिसको तिब्बी इमदाद फराहम करने का सिलसिला जारी है। जी अच्छा इब्राहिम, बताइएगा इस सूरत हाल में पुलिस के पास क्या हिकमत अमली है ऐसी शहरियों की जान माल की हिफाजत के हवाले से? जी देखिए, बिल्कुल इस हवाले से पहले भी जो है वो कमेटियाँ कायम हो चुकी हैं इस तरह की रोकथाम के लिए, और मुतल्लिका इदारों को भी खत भी लिखे जा चुके हैं मुख्तलिफ इदारों की जानिब से, जैसे कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन ने भी पुलिस को और मुतल्लिका इदारों को, वज़ीर दाखिला को भी खत लिखा था कि तेज़ रफ्तारी पे जो है वो कंट्रोल कराने के लिए इक़दाम किए जाए। और कराची में जैसे कि डंपर और टैंकर के हवाले से भी अगर बात करें तो इनकी वजह से भी बड़ी तादाद में जानें जो है वो ज़ाय हुई हैं हादसा की वजह से। और ये हादसा भी इसी तरह हुआ कि मिनी जो बस है, मज़दा बस है, इसकी टक्कर की वजह से ये हादसा पेश आया। बताया जा रहा है कि ये भी तेज़ रफ्तार थी, और उसके हवाले से ड्राइवर ने भागने की कोशिश भी की, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस हवाले से इस हादसे में 3 अफराद जो जहाँ भाग हुए हैं और 1 खातून जो जख्मी हो चुकी है। तो इस हवाले से मज़ीद मुतल्लिका महकमों को, इदारों को चाहिए होगा कि बेहतर इक़दाम करें और इस हवाले से हिकमत अमली अपनाएं, ताकि इस तरह के हादसा जो हैं वो ना हो और उसकी रोकथाम हो सके। कराची के अगर अस्पतालों की बात करें तो कराची के 3 बड़े अस्पताल, अब्बासी शहीद अस्पताल, जिना अस्पताल और सिविल अस्पताल के शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर में रोज़ाना की बुनियादों पर 300 से ज़ायद रोड हादसा की वजह से लोग यहाँ पे रिपोर्ट हो रहे हैं। तो एक बड़ी तादाद है, और इससे भी ज़्यादा जो तादाद है वो दीगर अस्पतालों में आते हैं जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। लेकिन सिर्फ इन 3 अस्पतालों की बात करें तो 300 से ज़्यादा केसेस सिर्फ इन अस्पतालों में रिपोर्ट होते हैं, और अगर 24 घंटों की बात करें तो उसमें भी ज़्यादा तादाद हो सकती है। तो ये रोड हादसा की रोकथाम के लिए हुकूमत सिंध को और मुतल्लिका इदारों को
फौरी इकदाम करने होंगे और ताकि इस तरह इकदाम के करने हादसात होंगे। अच्छा इब्राहिम, आप इस वक्त जना अस्पताल में मौजूद हैं, ये बताइएगा कि मेडिको लीगल सेक्शन की कार्रवाई के बाद लाशें कब तक वरासा के हवाले कर दी जाएंगी? जी देखिए, बिल्कुल मेडिको लीगल अफसरान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मर्द लेडी एमएलओ भी यहाँ पर पहुंच चुकी है, मर्द एमएलओ भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और इस हवाले से मेडिको लीगल सेक्शन जो है वो भी यहाँ पर तमाम चीज़ें कानूनी कार्रवाई के लिए यहाँ पे की जा रही है मुकम्मल तौर पे। और इस हवाले से दोनों जो फैमिलीज़ के लवाकिन हैं और उनके रिश्तेदार हैं, दोनों के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। अब एक एहसास इदारे के जो अहलकार हैं उस हवाले से भी अलग से बातचीत की जा रही है कि आया उनकी कानूनी कार्रवाई उनकी फैमिली इजाज़त देगी या नहीं देगी। इस हवाले से उनकी राय लेना भी लाजमी है। और उसके बाद लाशें जो तीनों मौजूद हैं इस हवाले से भी बातचीत की जाएगी कि आया इनका पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद सर्द खाने में लाशें मुंतकिल होंगी या फिर उनको बगैर पोस्टमार्टम किए या फिर बगैर कानूनी कार्रवाई किए उनकी फैमिली के हवाले की जाएगी। तो इस हवाले से अभी तक सिर्फ मुशावरत जारी है। एमएलओ सेक्शन के अंदर दोनों फैमिलीज़ के जो मुतासरा अफराद हैं उनकी फैमिली यहाँ पर पहुँची हुई है और मुशावरत का सिलसिला जारी है। आइंदा तकरीबन 1 घंटे के अंदर ये जो क्लियर हो जाएगा कि आया लाशों की पोस्टमार्टम होगा या लाशें सर्द खाने मुंतकिल होंगी या फिर लाशें जो है लवाकिन के हवाले की जाएंगी। तो इस हवाले से पुलिस के अफसरान भी यहाँ पर और एहलकार पहुँचे हुए हैं, जबकि हिसास इदारों के एहलकार भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। इनकी फैमिली भी यहाँ पर पहुँची हुई है। डॉक्टरों से मशवरा किया जा रहा है, मेडिकल लीगल अफसरान से भी मशवरा किया जा रहा है। तो उसके बाद जो मुशावरत जैसे उनकी फैमिली कहेगी तो उसके बाद जो है वो लाशें वर्सा के हवाले की जाएंगी। नाजरीन, अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया है और उसके बाद जो नाशें थीं उन्हें जना अस्पताल मुंतकिल कर दिया था। जना अस्पताल से हमारे नुमाइंदे इब्राहिम रिंद हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, सारी ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से बता रहे थे। ये भी उन्होंने बताया कि ज़ख्मी खातून की सेहत अब ठीक बताई जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया इब्राहिम। कराची और लाहौर के दरमियान बुलेट ट्रेन चलेगी। पाकिस्तान रेलवे का 2030 तक कराची से लाहौर के दरमियान बुलेट ट्रेन चलाने का मंसूबा 20 घंटे का सफर 5 घंटे में होगा। पाकिस्तान रेलवे के मुताबिक चीन के ताउन से मंसूबा 5 साल में मुकम्मल होगा। हनीफ अब्बासी के मुताबिक हाई स्पीड रेलवे लाइन ML1 का हिस्सा है। 1215 किलोमीटर तवील हाई स्पीड रेल लाइन सी पैक मंसूबे पर होगा। इस हवाले से बात करेंगे अपनी नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी अक्सा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, मिनिस्टर रेलवे वजह आने का बात के बाद हम देख रहे हैं कि कराची के मुख्तलिफ स्टेशन रहे हैं पाकिस्तान के की बात करें तो वहाँ पर जो वो काम तरक्याती मनसूबे जारी और सारी है। वहीं पाकिस्तान रेलवे का कराची से लाहौर बुलेट ट्रेन चलाने का जो मनसूबा देखा जा रहा है, पाकिस्तान रेलवे साल 2030 तक जो वो कराची से लाहौर के दरमियान तेज रफ्तार बुलेट ट्रेन चलाने का मनसूबा जो वो बना रहा है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बास ने जो है एक इंटरव्यू में बताया कि पाकिस्तान रेलवे साल 2030 तक जो है बुलेट ट्रेन चलाने का जो मनसूबा रखती है, जिसे बहुत जल्द जो वो शुरू किया जाएगा। और इसका ऐलान जो उन्होंने जो अपने इंटरव्यू में किया है, बुलेट ट्रेन का मनसूबा जो वो ML1 प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो 6.7 अरब रुपए डॉलर मालियत जो है अपग्रेड किया जाएगा। 1202 किलोमीटर की तवील हाई स्पीड पे जो ये मनसूबा जो मुकम्मल किया जाएगा। इसको अपग्रेड होने में जो कराची से पेशावर जो ML1 का मनसूबा है उसी का ये हिस्सा है। मनसूबे के तहत जो दोनों शहर के दरमियान सफर 20 घंटे का है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मनसूबे के बाद जो 5 घंटे का रह जाएगा। बुलेट ट्रेन 250 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से जो वो चलेगी और हैदराबाद, मुल्तान और साहिवाल इसके जो बड़े स्टॉप देखे जाएंगे। वजीर रेलवे की कोशिश है कि मनसूबे को जल्द शुरू किया जाए और जल्द जो मुकम्मल किया जाए ताकि पाकिस्तान रेलवे के जो मुसाफिर उनके लिए जो वो आसानी पैदा की जा सके। जी अक्सा, अपडेट करने के लिए आपका। नाजरीन, बताते चलें कि समंदर को आलूदगी से बचाने के लिए वफाकी वज़ीर बहरी अमूर जुनैद अनवर चौधरी का बड़ा इकदाम। शहर की बंदरगाहों पर बारिशों के बाद सफाई मुहिम का आगाज कर दिया गया। पोस्ट रेन क्लीन अप मुहिम के तहत बर्थों और नेविगेशन चैनल से कचरा साफ किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार इस वक्त किमाड़ी पर मौजूद हैं। शुएब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर जुनैद अनवर चौधरी का समंदर को आलूदगी से बचाने के लिए बड़ा इकदाम जो है सामने आया है। बारिशों के बाद जो है कराची की बंदरगाहों की जेटियों, बर्तों और नेविगेशन चैनल्स की बाकायदा तौर पर सफाई शुरू कर दी गई है। पोस्ट रेन क्लीन अप मुहिम का बाकायदा आगाज हो चुका है। इस वक्त जो है किमाड़ी की बंदरगाह पर सफाई का अमल जो है जारी है। बारिशों के बाद जो है समंदर में भी तुगयानी पैदा हो गई थी, जिसके बाद जो है समंदर आलूदगी का शिकार था। प्लास्टिक के बैग्स जो है ऊपर आ गए थे, ताहम आबी हयात को
आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वफाकी वजीर की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ जो है तमाम तर बंदरगाहों की सफाई का फैसला जो है वो किया गया है। केमाड़ी में जो है इस वक्त कराची पोर्ट ट्रस्ट का अमला जो है सफाई करने में मसरूफ है। समंदर से प्लास्टिक के बैग्स को व दीगर कचरे को इकट्ठा करके जो है ट्रक्स पर जो है लोड किया जा रहा है, जिसे लैंडफिल साइट पर जो है मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि समंदर के आलूदा होने से आबी हयात को भी शदीद खतरात होते हैं और मछलियां जो है वो मर जाती हैं। ताहम इस तमाम तर सूरत हाल का नोटिस लेते हुए माहौल दोस्त इकदाम जो है वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर की जानिब से उठाया गया है। इस वक्त भी जो है केमाड़ी के साथ साथ कराची की दीगर बंदरगाहों पर भी जो है वो सफाई की जा रही है और समंदर में जो कचरा मौजूद है उसे उठाकर जो है ट्रक्स में डाला जा रहा है, जिसे बाद जो है वो लैंडफिल साइट व दीगर मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। टीमें बाकायदा तौर पर इस सिलसिले में तश्कील भी जो है वो दे दी गई हैं। समंदर को और आबी हयात को जो है महफूज करने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। जी में आगे बढ़ें और आपको बताएं, फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के मुंतखब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पहला इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें मुतफ़िक़ा तौर पर फातिमा मजीद को चेयरपर्सन और सलीम दीदक को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया। सलीम दीदक ने कहा कि FCS को माहीगीरों की हकीकी फलाह का इदारा बनाया जाएगा और माजी की करप्शन का खात्मा किया जाएगा। बात करेंगे आजिज़ जमाली से। जी आजिज़। जी देखिए, इस वक्त मैं फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऑफिस के बाहर मौजूद हूँ और 4.5 साल के बाद तकरीबन फिशरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास हुआ और इलेक्शंस हुए। 15 के 15 जो डायरेक्टर्स थे वो शरीक थे और यहाँ पे इलेक्शन में फातिमा मजीद को FCS का चेयरपर्सन और सलीम दीदक को वाइस चेयरमैन मुंतखब किया गया है। इस वक्त मेरे साथ 9 मुंतखब वाइस चेयरमैन सलीम दीदक मौजूद हैं। सलीम दीदक साहब से बात करते हैं। सलीम साहब, पहले तो आपको मुबारक हो, ये जो नया इलेक्शन हुआ है, आप वाइस चेयरमैन हुए, फातिमा मजीद चेयरमैन हुई, कैसे देखते हैं, क्या अज़्म है, कैसे काम करेंगे? असल में बात यह कि ये काबीना भी जो मेरे साथ मेरा पैनल था उसमें ज़्यादातर कुछ नए लोग हैं। मैं 95 हमारे नए हैं और 2 हैं। मैं उस ज़माने से 92 में, जमाली साहब आपको मालूम है, महमूद हारून के ज़माने में आया था। अब यहाँ पे परेशानियाँ ये है कि बहुत सी प्रॉब्लम हैं और माहीगीरों के, ख़ासकर माहीगीरों के लिए बहुत सी प्रॉब्लम हैं। इनकी जो हमारे जो मंशूर में था कि इनको हम 100% माहीगीर के बच्चों को हम ये तरजीह देंगे, यहाँ पे लगाएंगे और पब्लिक करेंगे, लीगल वे पे हम जाएंगे, पब्लिक और सर्विस रूल को फॉलो करके देन उसके बाद हम करेंगे। दूसरी बात ये कि हमारी प्रॉब्लम ये कि सिर्फ माल जो है ना चाइना और कोरिया माल लेता है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने बैन लगाया है। तो आई एम ट्राइंग टू, कोशिश ये करूँगा कि इंशाल्लाह मैं ऐसे कॉस्मेटिकली नहीं करूँगा, मैं करूँगा ऐसे साफ़ करूँगा ताकि यूरोपियन वाले आके हमारा बैन लिफ्ट करे तो हमारा ज़र मुआवजा बढ़ेगा इंशाल्लाह। इन्होंने इस अज़्म का इजहार तो किया कि माहीगीरों के जो मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। ये पाकिस्तान बनने से पहले की सोसाइटी है और इसका बुनियादी काम भी यही है कि जो लाखों की तादाद में सिंध में माहीगीर बसते हैं उनके मसाइल को हल किया जाए। अब बहरहाल नई बॉडी आई है, देखना ये उम्मीदें बहुत सारी वाबस्ता हैं, कुछ ही अर्से में पता चल जाएगा कि ये किस तरह काम करते हैं। जी, कराची में 3 अजला की 5 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल 26 से 28 अगस्त तक होगी। TMC मंगूपीर UC 10 में वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर 18 कागजात नामजदगी जमा हुए। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा अक्सा शाहिद से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर कराची के 5 बल्दियाती नशिस्तों पर जो इंतखाबात का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। कागजात नामजदगी की जमा होने का सिलसिला जो है वो निकल चुका है। अब कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। 26, 27, 28 अगस्त को जो है वो कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल देखी जाएगी। कराची के 3 अजला में 5 बल्दियाती नशिस्तों पर जो इंतखाबात का सिलसिला देखा जाए, जिसमें से 3 वाइस चेयरमैन, 1 चेयरमैन और एक जो है वो जनरल वार्ड की नशिस्त पर इंतखाबात का सिलसिला देखा जा रहा है। इस वक्त मैं TMC मंगोपीर में मौजूद हूँ, जहाँ पर UC 10 की जो है वो वाइस चेयरमैन की नशिस्त के लिए जो है इंतखाबात का सिलसिला देखा जाएगा। मेरे साथ उम्मीदवार मौजूद हैं जो अपने जो वो कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल के लिए यहाँ पर आए हैं। स्टीफन खोकर, इनसे बात करते हैं। क्या आपके कागजात नामजदगी की जाँच पड़ताल मुकम्मल हो गई? जी, कल हमने जो ना वो नॉमिनेशन अपनी जो ना वो जमा करवा दी है। UC 10 के हवाले से जो हमारे वहाँ का वाइस चेयरमैन का था, उनका इंतकाल हुआ था, उसके हवाले से अभी नॉमिनेशन हो गई। कल हमारी स्कूटनी है
तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस मंगोपीर टाउन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीती हुई ये सीट है और इस बार भी हम पाकिस्तान पीपल्स अच्छा, पार्टी ये बताइएगा पीपल्स पार्टी के 7 मज़ीद उम्मीदवार जो है वो इस सीट पर हैं, तो क्या आपको लगता है कि आप अपने ही जो जमात के नुमाइंदे हैं उनको बीट करेंगे या फिर जो है वो कागजात नामजदगी से दस्तबरदार होंगे? देखिए, बीट करना तो वो दूर की बात, हम बीट कर चुके हैं क्योंकि हमारी जीती हुई सीट है और बिल्कुल उनको सिफर पे हम मार मारेंगे। जी बिल्कुल, जो है वो हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौजूद हैं और यही इनकी ही पहले सीट थी पीपल्स पार्टी की। उनके जो है वो कैंडिडेट की डेथ के बाद जो है वो अगेन इस सीट पे जो वो इलेक्शन का सिलसिला देखा जा रहा है। टीएमसी मंगोपीर यूसी 10 के लिए जो है वो 18 नॉमिनेशन पेपर जो है वो जमा हुए हैं, जिसमें से 7 पीपल्स पार्टी ने जमा करवाए हैं, 3 जो है वो JUI के हैं, 3 जमात इस्लामी के हैं, 1 TLP का है और 3 जो है वो PTI के उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाई है। यही सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जो है वो देखा जा रहा है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट ज़िला शर्की जो डिस्ट्रिक्ट कुमारी है। चीनी के बाद अब गंदम की कीमतें भी बढ़ने लगी। होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम ने कहा कि सरप्लस गंदम होने के बावजूद 10 से 12 रोज में फी किलो गंदम 19 रुपए महंगी हो चुकी है। कहा कि माहौलियाती तब्दीली फूड सिक्योरिटी के लिए बड़ा खतरा है, हुकूमत हंगामी बुनियादों पर इकदाम उठाए, ऐसा ना हो कि चीनी की तरह गंदम भी दरामद करना पड़ जाए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए जानते हैं। तकरीबन 62 रुपए की गंदम थी वो 72 रुपए पहुंच गई कल तक और आज 76 रुपए पहुंच गई है। कि चीनी में जैसे हमको राम मच गया इसी तरह यहाँ मचेगा। फ्री मार्केट आप कहते हैं, फ्री मार्केट के लिए भी लगाम तो हो ना। कंज्यूमर राइट प्राइस कंट्रोल वाले कहाँ हैं? ये महकमा खुराक देखे कि हमारे पास सरप्लस कितना है और खुराक कितना बड़ा है। जब हमारे पास जो फैक्ट एंड फिगर आ रहे हैं वो 25 मिलियन टन के आ रहे हैं, हत्ता कि ये होना चाहिए था 30 मिलियन टन। 15 लाख टन हमें माना चाहिए जो हम 6 महीने में खा चुके हैं। अब रह गया 15 मिलियन, कहाँ है वो हिसाब करना चाहिए। क्या हमारे पास पिछला क्रॉप पड़ा है कि बर वक्त इस पे कार्रवाई अब होनी चाहिए। पिछले दौरों में भी हुआ कि एकदम शॉर्टेज हो गई, ग्रेड इम्पोर्ट हुआ तो वो 170 रुपए की आटा था और एकदम कम होके वो 90 रुपए 100 रुपए का आ गया। किसानों के पास तो रोटी के तो गंदम ले लेगा, लेकिन वो दूसरी खुराक कहाँ से लेगा, बिजली का बिल कैसे भरेगा। फ्री मार्केट में 1500-2000 आदमी होते हैं, वो पैसे वाले लोग होते हैं, जो गरीब आदमी पिस जाता है। मैं हुकूमत वक्त से कहूँगा कि इसको फिर 4 इकदाम